नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट करने का टेक्निक्स क्या है? टेलर, F.W. Taylor is best known for the techniques of scientific management, particularly in the production department, and that too at the shop level. Following are the techniques of scientific management as given by Taylor. अब देखिए, शॉप लेवल पर मतलब एकदम छोटे लेवल पर किस तरह से प्रोडक्शन होगा, इसके ऊपर जो टेक्निक दिया गया है F.W. टेलर के द्वारा, वो सबसे बेस्ट है। सबसे पहला बोल रहा है वर्क स्टडीज। वर्क स्टडी इज द सिस्टमैटिक, objective and critical examination of the factors governing the operational efficiency of any specified activity in order to effect improvement. It includes time study, motion study, fatigue study and method study. अब देखिए, वर्क स्टडी करना पड़ेगा, काम कैसे हो रहा है, ठीक है, वो चीज आपको देखना होगा, क्योंकि अगर आप सही से नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम होगा। सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, क्रिटिकली हर एक चीज का आपको एग्जामिनेशन करना है कि हर एक स्टेप में किस तरह से काम किया गया है, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो क्या होगा कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो अच्छा होगा, आपका जो ऑपरेशंस हो रहा है, जो काम हो रहा है वो एफिशिएंटली होगा। अब इसमें क्या क्या स्टडी करना है? टाइम स्टडी, किस टाइम पे वर्कर्स आ रहे हैं, वर्कर जा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है उनको प्रोडक्ट बनाने में या जो भी आपका काम है वो करने में। मोशन स्टडी कैसा है, फटिग स्टडी कैसा है, कितना समय के बाद लोग थक जा रहे हैं, क्या मेथड है काम करने का, तो मेथड स्टडी। हर एक चीज को जब आप स्टडी करोगे आपको उसमें लूप होल्स पता चलेगा, कमी पता चलेगा, तो आप उसको सुधारते जाओगे और थोड़ा थोड़ा सुधारते सुधारते आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइम स्टडी। इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पीस ऑफ वर्क एंड डेवलपिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट। टाइम स्टडी में आप देख रहे हो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो और रिकॉर्ड कर रहे हो कि एक काम को करने में कितना प्राइस है लग रहा है और कैसे उस काम को डेवलप किया जा सकता है। मान लीजिए 1 घंटा में अगर 10 यूनिट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और उसका कॉस्ट पड़ रहा है मान लीजिए 100 रुपया, तो आप ये चीज ध्यान दोगे कि किस तरह से इसको और डेवलप किया जा सकता है, 1 घंटा में और ज्यादा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है और कम पैसा लगे। मोशन स्टडी। Under motion study, the movement of men, machines, materials are observed and analyzed. Motion studies eliminates wasteful motions and help to find the best method of doing a particular job. अब मोशन स्टडी, आपके बिजनेस में लोग हैं, मशीन्स है, मटेरियल्स है, एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरह से ये मूव कर रहे हैं, इसका बेस्ट तरीका क्या है, कैसे आप मोशंस को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, ये सब चीज पे आप ध्यान देंगे और इस चीज को सुधारेंगे। फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मीन्स द सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फटीग। दिस स्टडी इज एम टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग द वर्क विद फुल कैपेसिटी। अब फटीग का मतलब क्या होता है? थकान, थक जाना, ठीक है, थकावट होना। तो जब काम रेगुलरली हो रहा है, सिस्टमैटिक कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है, क्रिटिकली सब चीज को एग्जामिनेशन देख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या रीजन होता है और कॉन्सिक्वेंसेज होता है ब्रेक का, रेस्ट, किस किस फ्रीक्वेंसी में और कितना रेस्ट देना जरूरी है एम्प्लॉयज को, मशीन्स को, ताकि अच्छे से काम हो सके। मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इज कंसर्न्ड विद एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग द मेथड्स, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, और परफॉर्मिंग अ जॉब। Management should select the best method after considering the following factors: labor cost, availability of capital, material cost, etc. अब देखिए, पहले ये समझिए कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव होता क्या है। मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल लगाया गया है, मॉडर्न मशीन्स लगी हुई हैं और लोग कम हैं, ठीक है, वहां पे कैपिटल ज्यादा, पूंजी ज्यादा लगा के काम हो रही है, तो वो हो गया कैपिटल इंसेंटिव। अब जहां पे लेबर ज्यादा है, लेबर पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लोग ज्यादा काम कर रहे हैं मशीन से, ठीक है, तो वो हो गया लेबर इंटेंसिव। तो अब डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, उसको किस हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो आपका लेबर कॉस्ट क्या पड़ेगा, कैपिटल आपके पास कितना है, जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका कॉस्ट क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो कैसे हैं। तो ओवरऑल जब आप एनालिसिस करोगे, चीजों को समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको कैपिटल इंटेंसिव में काम करना है या लेबर इंटेंसिव मेथड में। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन।
It refers to the methods of selecting standard materials, machines and tools for use by workers and standardization of working condition with respect to lighting, ventilation, etc. It will improve the efficient performance of job. अब देखिए जो स्टैंडर्ड है आपके बिजनेस का, आपके इंडस्ट्री का, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, या हर एक एक डिपार्टमेंट जो आपके बिजनेस में है वो अच्छा होना चाहिए. आप अच्छे मटेरियल से प्रोडक्ट बनाएं, मशीन्स अच्छे रखें, जो आप वर्कर्स के लिए टूल्स इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो अच्छा रखें, आप जहाँ पे काम करवा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, इन शॉर्ट वर्कर जैसे काम कर रहा है अगर वो कंफर्टेबल होगा तो उसका जो परफॉर्मेंस है जॉब में वो भी बढ़ेगा. फंक्शनल फोरमैनशिप. अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप अ वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय सेवरल स्पेशलिस्ट फोरमैन. 8 फोरमैन कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब देखिए फोरमैनशिप में क्या होता है कि जो वर्कर होता है उसको स्पेशलिस्ट फोरमैन काम करने के लिए सुपरविजन देते हैं, उनको काम करने का तरीका बताते हैं और ध्यान देते हैं कि वो सही से कर पाए कि नहीं. अब जो प्रोडक्शन का एस्पेक्ट है उसके लिए 8 फोरमैन होते हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं. इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. फैक्ट्री मैनेजर. अब देखिए फैक्ट्री मैनेजर में 2 होते हैं, एक होते हैं प्लानिंग इंचार्ज और एक होते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज में होते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन. प्रोडक्शन इंचार्ज में गैंग बॉक्स, रिपेयर बॉक्स, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस. ठीक है, ये 8 फोरमैन होते हैं. तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि किसका क्या मतलब होता है, किसका क्या रोल है. तो सबसे पहले देखते हैं फोरमैन अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट आर. अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो फोरमैन है वो क्या है. सबसे पहला रूट क्लर्क. यहाँ लिखा है रूट क्लर्क कौन होता है. He will determine the process of production and the route through which the raw material will pass. कैसे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा वो किस रूट से पास होगा वो कौन बता रहा है. रूट क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. He lays down the instructions for workers who have to follow them to perform their jobs. अब देखिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन देना कि काम कैसे करेंगे. ठीक है, और वो अपनी जॉब को किस तरह से करेंगे. फॉलो देम टू परफॉर्म देयर जॉब्स. ये वर्कर्स को फॉलो करेंगे कि वर्कर्स अपना काम को पूरा करें. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ही सेट्स द टाइम टेबल फॉर डूइंग वेरियस जॉब्स एंड स्पेसिफाइज द लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट फॉर ईच ऑपरेशन. अब ये क्या करेगा, ये हर एक काम के लिए, अलग अलग काम के लिए कितना समय लगना चाहिए, कितना लेबर कॉस्ट क्या होगा, उसमें मटेरियल कॉस्ट कितना लग रहा है. ठीक है, ये सब वो देखेगा. शॉप डिसिप्लिनरियन. ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री. इसका काम क्या है कि फैक्ट्री में डिसिप्लिन मेंटेन करना. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फोरमैन अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अब इसमें क्या है, गैंग बॉक्स. He arranges workers, machines, tools and materials for the jobs. Gang boss क्या करता है, workers, machines, tools, materials job के लिए arrange करता है. Speed boss. He has the responsibility of maintaining the planned speed of production. In case of delay, he investigates the cause and tries to remove them. अब इसका क्या होगा कि स्पीड, जो प्रोडक्शन का स्पीड होना चाहिए, प्लान स्पीड जैसा आप पहले सोचे हो, वो मेंटेन करना है इसका. अगर कहीं पर टाइम से काम नहीं हो रहा है, अगर डिले हो रहा है तो किस तरह से वो डिले को ठीक किया जाए, क्या कारण है उस डिले का, ये सब वो इन्वेस्टिगेट करेगा और उसको हटाने का कोशिश करेगा. रिपेयर बॉस. ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग, क्लीनिंग, ग्रीजिंग, ऑयलिंग एक्सेट्रा द मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. तो रिपेयर बॉस क्या करेगा, जितना मशीन्स है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, उसको मेंटेन करके ये रखेगा. सबका क्लीनिंग करेगा, ग्रीसिंग करेगा, ऑयलिंग करेगा, ताकि मशीन खराब ना हो और अच्छे से उसका इस्तेमाल हो पाए. इंस्पेक्टर. ही हैज टू इंश्योर दैट आउटपुट अग्रीज टू द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी सेट बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट. अब प्लानिंग डिपार्टमेंट जो आपका क्वालिटी सेट किया है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका क्या क्वालिटी होगा, ये कौन देखेगा, इंस्पेक्टर. वो चेक करेगा कि जो प्रोडक्ट बना है उसका क्वालिटी क्या प्लानिंग के हिसाब से है, और अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको कैसे सुधारना है वो चीज वो बताएगा. अब आगे देखिए डिफरेंशियल पीस रेट प्लान. F.W. Taylor suggests
higher payment for those workers who produced standard output or more or lower payment to those who fail to produce standard output. ठीक है, बोल रहा है कि जो वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट किया उसको ज्यादा पैसा और जो वर्कर कम आउटपुट दिया उसको कम पैसा मिला है। यहां पे वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड। ये देखिए पीस रेट प्लान है। आप लेबर चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे तो वहां पे बहुत तरह से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे लेबर कॉस्ट का, कि लेबर का जो अमाउंट है वो कैसे कैसे पे होता है। यहाँ पे FW टेलर बोलते हैं कि पीस रेट प्लान है, ठीक है, इसमें पीसेस के हिसाब से प्रोडक्ट का पैसा दिया जाता है। ड्यू टू different rates of different set of workers, it is also known as differential piece rate plan. अब देखिए इसको differential piece rate plan भी बोला जाता है क्योंकि यहां पे अलग अलग वर्कर का जो रेट्स होता है पेमेंट का वो अलग होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, सपोज स्टैंडर्ड आउटपुट इज फिक्स्ड एट 100 यूनिट। आप बोल रहे हो कि स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट बनाना है। टू वर्कर्स A एंड B प्रोड्यूस 120 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। ए क्या किया 120 पीस बनाया, बी क्या किया 80। इफ द टू पीस रेट्स आर ₹1 एंड ₹0.75, ए विल रिसीव ₹120 and B will receive ₹60 only. As B receives lesser pay, he will be under pressure to improve the efficiency and to attain the standard output. अब देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि अगर पीस रेट क्या है, जो स्टैंडर्ड काम करेगा उसको ₹1 करके मिलेगा, तो ए का 120 इंटू 1 120 रुपया ए को मिल रहा है, और जो स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं देगा बिलो आउटपुट देगा उसको 75 पैसा करके मिलेगा, तो 0.75 तो इसको 60 रुपया मिल रहा है। तो आप यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए कि बी से सिर्फ 40 पीस ज्यादा बनाया है ए, लेकिन उसको डबल पेमेंट मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि बी को कम पैसा मिल रहा है तो बी अपना एफिशिएंसी इंप्रूव करने का कोशिश करेगा ताकि वो कम से कम स्टैंडर्ड आउटपुट बना पाए।